हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। देखिए, आज की क्लास में द हिंदू की बजाय टाइम्स ऑफ इंडिया के इस इंफॉर्मेटिव आर्टिकल को कवर करेंगे। वॉकिंग अ टाइट रोप इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा हुआ है भारत की डिफिकल्ट पोजीशन पे। भारत जो वेस्ट और रशिया के बीच की लड़ाई के बीच में फंसा है, बड़ी ही टाइट रोप जैसी सिचुएशन है भारत की। चलिए, क्लास का ऑब्जेक्टिव अपना ये है कि आप रीडिंग सीखें, साथ में ग्रामर पढ़ें, साथ में वोकैब सीखें और सब चीज़ें लॉजिकल मैनर में सीखना है। तो मैक्सिमम बेनिफिट क्लास का तभी मिलेगा जब आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। मैंने अभी थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा कर दिया है ताकि आप देख पाएँ। तो हर सेंटेंस को मेरे साथ पढ़ते हुए चलना है, साथ साथ में ग्रामर वोकैब को मैं कवर करवाता रहूँगा। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी, वॉकिंग अ टाइट रोप। देखिए, रोप यानी रस्सी। टाइट रोप कौन सी रस्सी होती है जो टाइट होती है? आपने कभी एक बार करतब दिखाने वालों को देखा होगा सड़क पे, एक रस्सी को खींच करके उस पर एक छोटा सा लड़का या लड़की हाथ में लाठी लेकर के चलेगा, उसको बोलते हैं टाइट रोप पे चलना। अब ये टाइट रोप पे चलना ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। कभी आप इधर गिर जाएं, कभी उधर गिर जाएं। यानी टाइट रोप पे चलना एक डिफिकल्ट पोजीशन में होने जैसा है। हम अभी वेस्ट के और रशिया के बीच में फंसे हैं ना। वेस्ट चाहता है कि रशिया से कनेक्शन तोड़ दो, रशिया चाहता है कि, तो इस तरीके से भारत एक टाइट रोप पे चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चला जाए। चलिए, वॉक अ टाइट रोप, इससे मिलने जुलने वाली 5 इडियम्स है अपने पास इंग्लिश में। पांचों आपको आनी चाहिए, बहुत आसान है भाई। पहली तो हो गई ये वॉक अ टाइट रोप। दूसरी है वॉक ऑन एग शेल्स। देखिए, शेल एग शेल क्या होती है? अंडे के बाहर की जो शेल होती है, खोल होता है, जिसको आप उतार देते हो और फिर अंदर का अंडा खा लेते हो। अगर एग शेल्स पे आप चल रहे हैं तो आप पता है कैसे चल रहे हैं? कदम फूंक फूंक करके। बहुत वो तीखी होंगी, पाँव में चुभेंगी, आवाज़ भी होगी। मतलब एग शेल्स पे चलना बड़ा सावधानी से आगे चलने जैसा है। वैसे ही स्केट ऑन थिन आइस। स्केटिंग आपको पता है बर्फ में की जाती है, जब आप बर्फ में फिसलते हैं। और थिन आइस मतलब बर्फ की पतली चादर। जब बहुत थिन आइस होती है ना, उस पर स्केटिंग करते हुए हमेशा खतरा रहता है कि कहीं गड्ढा आ जाए और आप उसके अंदर चले जाएं। तो स्केट ऑन थिन आइस भी बहुत फूंक फूंक के कदम रखने जैसा है, बहुत बैलेंस बनाने जैसा है। लास्ट में है डांस ऑन द एज। ये तो सुनने में देखने में समझ में आ रहा होगा। एज मतलब किनारा, डांस मतलब नाचना। आपको पहाड़ के किनारे पे नचवा दिया, समझ पा रहे हो आप? ये पहाड़ी है, एकदम किनारे पे यहाँ डांस कर रहे हो आप, तो बड़े केयरफुली डांस करोगे, आपके नीचे खाई में ना गिर जाऊं। तो ये सारी एडियम्स केयरफुली काम करने की बात करती हैं। लास्ट वाली एडियम थोड़ी सी डिफरेंट है, थ्रेड द नीडल। देखिए, नीडल होती है सुई, थ्रेड मतलब धागा। सुई में धागा डालना इस ईडियम का मतलब है। अब बताओ, सुई में धागा डालना कोई आसान काम है क्या? ऐसे कोई नींद में कर दोगे आप? कैजुअली कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको फोकस लगाना पड़ेगा और धागा बिल्कुल अंदर जाना चाहिए। तो जब आप बहुत फोकस के साथ में सावधानी पूर्वक कोई काम करते हैं तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं थ्रेड द नीडल। आई एम थ्रेडिंग द नीडल। चलो, ये 5 इडियम्स हैं, सावधानी से केयरफुली काम करने पे डिपेंडेंट है सारी, वो मीनिंग रखती हैं। अब आ जाओ आर्टिकल के टाइटल पैराग्राफ पे, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है विद द यूएस चाइना इक्वेशन चेंजिंग, इंडिया हैज टू बैलेंस टाइज विद बोथ। कह रहा है जी, इस चीज के साथ ही विद। अच्छा, किस चीज के साथ भाई? अमेरिका और चाइना की इक्वेशन के या समीकरणों के बदल जाने के साथ ही। पहले ये दुश्मन थे, अब दोस्त से हो रहे हैं। कह रहा है इन दोनों के इक्वेशन के बदल जाने के साथ ही इंडिया जो है उसको ये काम करना ही पड़ेगा। हैज टू बैलेंस, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये बताते हैं आपकी मजबूरी को। तो भारत को बैलेंस करना ही पड़ेगा अपने टाइज यानी रिश्ते दोनों के साथ विद बोथ। समझ गए? चलिए, सब्जेक्ट है यहाँ पे इंडिया ग्रीन कलर में, नाउन है, वर्ब है इसकी हैज। हैज प्लस में टू इन्फिनिटिव बताता है आपकी मजबूरी को। आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना होगा। तो जो काम आपकी मजबूरी है, जो करना ही करना है, हैज टू, हैव टू लगा के बता सकते हैं। टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ कोर्स साथ में आएगी। ये जो विद के साथ वाली स्ट्रक्चर आपने देखी, विद इक्वेशन चेंजिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और ऐसी सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमने अलग से 2 वीडियोस में कवर की हुई हैं। तो जो बच्चे क्लासेस में नए हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप सीधे जाएं चैनल पे, वाई टी चैनल पे, और ये 2 क्लासेस को प्ले कर लें।
प्रैक्टिकल गाइड हाउ टू रीड लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये वाली, और दूसरी प्रैक्टिकल गाइड पार्ट 2 हाउ टू रीड लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। चलो मैं वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इनके लिंक डाल दूंगा, ये दोनों वीडियोस जरूर कवर कर लेना। रीडिंग के सारे इसमें आपको फॉर्मूलाज ट्रिक्स बताई गई हैं। इसका थर्ड पार्ट भी है, इस वीक डालेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब आपको दिखाएं किस बारे में लिखा हुआ है। 4-5 वर्ड्स है, शुरू में देख लो। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सर्च करें @officialYT प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें YT ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, वोकैब शीट है, वॉकिंग ए टाइट रोप है ना, थोड़ा जूम इन कर देता हूं, देख पाओ आप तक। पहला जो वर्ड है वेगेरियस। देखिए वगेरियस बना है वेगरी से। वेगरी का मतलब होता है बदलाव। वगेरियस यानी बदलाव से भरा हुआ, चेंजेबल जो हो, जैसे बादल हो, फिर मौसम हो जाए, बारिश हो जाए, फिर धूप पड़ने लग जाए, तो आप बोल सकते हैं मौसम आज बड़ा वगेरियस सा है ना, बदलने वाला है। वैसे ही फैशन डिजाइनिंग इज अ वगेरियस बिजनेस। फैशन डिजाइनिंग जो है बदलाव लाने वाला या चेंज होने वाला बिजनेस है, व्यापार है। वगेरियस को मर्क्यूरियस भी बोलते हैं, जैसा कि ये वर्ड आप देख रहे हो मर्क्यूरियल, ये भी इसका बड़ा अच्छा सिनोनिम है मर्क्यूरियल वगेरियस का। क्विक सिल्वर, इरेटिक, फिकल, कैप्रिशियस, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। अब इनमें से जो याद रखने वाले हैं, वगेरियस तो है ही, याद रखना है इरेटिक, कैप्रिशियस और फिकल को। बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, बार बार बदलने वाली चीज़ों के लिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप करते हैं ना, कभी चाइना से दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी भारत पे टैरिफ, तो उनका बड़ा फिकल सा मूड है, इरेटिक तरह के आदमी है वो, कैप्रिशियस भी बोल सकते हैं। चलिए आज ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है सटल। सटल वर्ड में बी जो है ना, ये साइलेंट होता है। सटल का मतलब होता है जो इनडायरेक्ट हो। मैं आपसे कोई बात कहना चाह रहा हूं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोली, इनडायरेक्टली बोलती, समझ पा रहे हो? तो ये मैंने आपको एक सटल हिंट दी, अपनी बात को सटल तरीके से बताया, इनडायरेक्ट तरीके से। सटल का एक और मीनिंग भी होता है, कोई चीज बहुत लाइट हो, डेलिकेट हो, नाजुक हो, वो भी सटल होती है। चलो, देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन ब्रेवरी एंड फॉली। एक बहुत ही इनडायरेक्ट सा, क्लेवर सा, महीन सा, नाजुक सा डिफरेंस होता है ब्रेवरी और फॉली के बीच, बहादुरी और बेवकूफी के बीच। फॉली मतलब फुलिशनेस। सटल इवनिंग विंड इज वेरी सूदिंग। जो बहुत लाइट सी, महीन सी, नाजुक सी इवनिंग की विंड है या शाम की हवा है, वो बड़ी सूदिंग है, बड़ी आराम देने वाली है। तो ये वर्ड जो सटल है, यू विल सी इन टुडेज आर्टिकल। सोफिस्टिकेटेड, क्लेवर भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड अपने पास रैनकर। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। रैनकर का मतलब होता है कड़वाहट, हिंदी में बोलते हैं कड़वाहट। कड़वाहट के लिए एक्रीमनी, एनिमोसिटी, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, सभी अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं। रैनकर का एक और अच्छा सिनोनिम है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी। दुश्मनी कड़वाहट ही होती है भाई, कोई आपका दुश्मन है तो उससे मीठे संबंध तो होंगे नहीं आपके। हॉस्टिलिटी थोड़ा दुश्मनी वाला वर्ड है, कड़वाहट से जुड़ा हुआ है। ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। द रैनकर और हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू फैमिलीज हैज केप्ट देम फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेकेड्स। जो कड़वाहट है, दुश्मनी है दोनों परिवारों के बीच, उस दुश्मनी ने केप्ट देम फ्रॉम किया है, इन दोनों को दूर रखा है। कीप फ्रॉम करना, किसी को किसी चीज से दूर रखना। तो इस कड़वाहट ने इन दोनों परिवारों को दूर रखा है बातचीत करने से, ईच अदर से, कई दशकों से, 4 डेकेड्स। चलिए
अगला वर्ड अपने पास राइड ऑन, ये पूरा फ्रेज बनेगा राइड ऑन द बैक ऑफ। देखिए बैक मतलब कमर, राइड मतलब सवार होना। किसी की कमर पे सवार हो गए मतलब वो आदमी अब आपको चलाएगा। आप घोड़े की कमर पे सवार हो गए तो घोड़ा चलाएगा, किसी बाइक की कमर पे सवार हो गए तो बाइक पे जाओगे। तो राइड ऑन द बैक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज पे सवार हो जाना और उसका फायदा उठाना। भाई घोड़े पे बैठे हो, सवार हुए हो, तो कहीं जाना होगा तभी घोड़े पे बैठे हो ना, कहीं जाओगे चल के, बाइक पे बैठे हो। तो राइड ऑन द बैक ऑफ समथिंग, किसी चीज पे सवार होके उसका फायदा उठाना। अब इसके लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में पिगी बैक। पिगी बैक, छोटे बच्चे को जब आप कमर पे उठाते हो, पीछे से लटका लेते हो और कहीं घुमाते फिराते हो, अंग्रेजी में उसको पिगी बैक करना बोलते हैं। वो छोटा बच्चा भी आपकी कमर पे सवार ही हो रहा है ना। कैपिटलाइज ऑन भी इसके लिए एक बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है अंग्रेजी में, किसी चीज पे फायदा उठा करके उसको कैपिटलाइज करना, उसको लेवरेज करना। राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द सक्सेस ऑफ चैट जीपीटी, ओपन एआई हैज कैप्चर्ड द फील्ड ऑफ जनरेटिव एआई। कमर पे सवार होते हुए या फायदा उठाते हुए सक्सेस का, कामयाबी का, चैट जीपीटी नाम के प्लेटफॉर्म की। कह रहा है ऐसा करते हुए जो ओपन एआई नाम की कंपनी है ना, उसने कैप्चर कर लिया है जनरेटिव एआई का पूरा फील्ड। कैप्चर द फील्ड करना यानी पूरा ये समझ के डोमेन जो है, पूरा ये जो है ना बिजनेस है, इसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, ऐसा समझो, कैप्चर कर लिया। चलिए बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, भारी भरकम है, सीख रहे हो तो मजा आना चाहिए। ये मत सोचना सर ये बड़ा मैं कैसे याद करूंगा, रोज पढ़ेगा तो याद हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो भूल जाएगा। चल लास्ट वर्ड है अपने पास क्विड प्रो क्यो, ये भी भारी भरकम वर्ड है, लैटिन फ्रेज है ये, और इसका मतलब होता है जी एक हाथ दे और एक हाथ ले, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, अच्छा और बुरा दोनों कनोटेशन रखता है ये क्विड प्रो क्यो। द मैनेजमेंट हैव अग्रीड टू बिगिन पे टॉक्स एज ए क्विड प्रो क्यो। मैनेजमेंट जो है वो तैयार हो गई है बिगिन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए पे टॉक्स को, या फिर यूं कहें वेतन पे बातचीत को। और कैसे, एक क्विड प्रो क्यो के तौर पे या एक म्यूचुअल एक्सचेंज के तौर पे। और किस चीज के लिए, फॉर सस्पेंशन ऑफ द ऑनगोइंग स्ट्राइक, इस चलती हुई स्ट्राइक के, हड़ताल के सस्पेंशन के। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला, आप हड़ताल बंद कर दो, हम आपके वेतन पे बात शुरू करते हैं बढ़ाने की। तो ये क्विड प्रो क्यू है, एक हाथ दे और एक हाथ ले। चलो इसको ट्रेड ऑफ करना भी बोलते हैं, इधर से आप ट्रेड कर रहे हो, उधर से सामने वाला ट्रेड कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कुछ दे रहे हो ले रहे हो, ट्रेड ऑफ। और एक बड़ी अच्छी इडियम है इसके लिए अंग्रेजी में, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। तुम मेरी पीठ खुजा दो, मैं तुम्हारी खुजा दूंगा। भाई पीठ पे हाथ नहीं जाएगा ना कमर पे आपका खुजाने के लिए, तो किसी और के खुजली हो रही हो तो बल तू मेरी खुजा दे, मैं तेरी खुजा देता हूं। तो ये है क्विड प्रो क्यो। चलिए पांचों वर्ड्स बड़े अच्छे हैं, भारी भरकम है, आज के आर्टिकल में आएंगे। अब आओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें। हाँ, ये शीट आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, रोज अपडेट होकर के शाम में मैं अपलोड करवाता हूँ। अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी दें आपको। समरी ये है कि भारत फंसा हुआ है यूएस और रशिया के बीच में। रशिया से होता है फायदा ट्रेड करने पे, सस्ता तेल मिल जाता है, अच्छे वेपन्स मिल जाते हैं, और यूएस जो है वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस से हम बहुत फायदा उठाते हैं, उसको बहुत सामान बेचते हैं। अब हुआ ये कि यूएस कह रहा है कि भाई तुम हमसे जो कमाते हो ना, ये सब बंद करवा देंगे तुम्हारा। इंडिया को कह रहा है यूएस, अगर तुमने रशिया से अपने संबंध नहीं तोड़े तो। लेकिन समस्या ये है कि रशिया से संबंध तोड़ लें तो हमारा दोस्त कौन है भाई दुनिया में? चाइना तो दोस्त है नहीं, पाकिस्तान से अलग ही दोस्ती है हमारी, बांग्लादेश से अलग ही कुछ इक्वेशन चलती है। मतलब एक अच्छा दोस्त रशिया, डिपेंडेबल अलाय हमारा, जो सस्ता तेल दे रहा है, अमेरिका के कहने पे उससे दोस्ती क्यों तोड़े? और अमेरिका का क्या कहना जी, मान लो रशिया से दोस्ती तोड़ भी लें तब भी क्या हो जाएगा, हो सकता है अमेरिका फिर भी हमें बुली करे। तो भारत जो है ना एक बहुत टाइट रोप पे चल रहा है आज, समझ गए ना, बड़ी कठिन सिचुएशन में है, मुश्किल हालात में है, बैलेंस करने की जरूरत है इसको, दोनों ही पालों को, वेस्ट को भी और रशिया को भी। आज की टोन है प्रैग्मेटिक और बैलेंस्ड। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, व्यवहारिकता की बात हो रही है इस आर्टिकल में, कैसे मामले को सुलझाया जाए। फर्स्ट पैराग्राफ है, जिन बच्चों को सीखना है, दिल से सीखना है ना, तो ये पैराग्राफ खुद से पढ़ के इसका मीनिंग निकालो, पूरी कोशिश दो इसको, वीडियो को पॉज करके फिर अपने साथ में मिलकर पढ़ेंगे, आपको पता लगे आपने कहां गलती की। चलिए, कह रहा है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुडे रिजेंबल्स अ जियोपॉलिटिकल योगा पॉज। कह रहे भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है या विदेश नीति है आज की, टुडे,
वो रिजेंबल करती है या फिर दिखाई देती है किसी चीज की तरह। रिजेंबल करना, किसी चीज के जैसा दिखाई देना। और किसके जैसी दिखती है? एक अंतरराष्ट्रीय या जियोपॉलिटिक योगा पोज की तरह। पोज समझते हैं? मुद्रा। योगा आप समझते हैं? योग। योग मुद्रा नहीं होती, कुछ आपने हाथ पांव उल्टे टेढ़े सीधे कर लिए, पद्मासन लगा लिया, सर पे पांव रख लिया बाबा रामदेव की तरह। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी भी एक योगा पोज की तरह दिखती है जो इंटरनेशनल स्केल पे भारत ने लिया हुआ है। अब वो पोज कैसा है भाई? डेलिकेटली बैलेंस्ड, ओकेजनली ऑकवर्ड एंड फुल ऑफ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेचेस। ये पोज है बहुत डेलिकेट तरीके से बैलेंस किया हुआ। डेलिकेट यानी बहुत नाजुक तरीके से, सटल तरीके से। और ये पोज है कभी कभी ऑकवर्ड होता हुआ। ऑकवर्ड यानी अजीबोगरीब। और ये पोज स्ट्रेचेस से भरा हुआ है जो स्ट्रेटेजिक हैं, जो रणनीति से जुड़े हैं। स्ट्रेच करना यानी किसी चीज को खींचना, रबड़ की तरह, च्युइंगम की तरह। बॉडी को भी तो स्ट्रेच करते हो ना आप, हाथ पांव को। तो हमारा योगा पोज ऐसा है इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो। सिचुएशन ऐसी है, बड़ी मुश्किल से हमने सब कुछ बैलेंस किया हुआ है। कभी कभी हम ऑकवर्ड भी लगते हैं अपनी बातों से, अजीबोगरीब बातें भी करते हैं। और हमारे हर जगह आपको स्ट्रेच होते हुए मिलेंगे। चीजों को हमने ऐसे खींच रखा है ना, बस कैसे भी करके बांध रखा है स्ट्रेटेजिक तरीके से। चलिए, फॉरेन पॉलिसी की वो रिजेंबल्स। रिसेंबल करना, किसी चीज के जैसा दिखाई देना। लेकिन ध्यान क्या देना है? देखो ये सेंटेंस, शी लुक्स सिमिलर टू हर मदर। वो दिखाई देती है बहुत सिमिलर या जैसी अपनी मां के, टू हर मदर के। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिमिलर की जगह पे आप रिजेंबल नहीं लिख सकते। लुक सिमिलर की जगह आप शी रिजेंबल्स लिखना चाहें तो ये मामला खराब होगा। क्यों? देखो मीनिंग तो सही है, रिजेंबल का मतलब होता है के जैसा दिखाई देना। शी लुक सिमिलर की जगह शी रिजेंबल्स लिख दो। लेकिन रिजेंबल अपने बाद में टू प्रेपोजिशन नहीं लेता जो सिमिलर के बाद लगी होती है। तो अगर आपको रिजेंबल्स लिखना है तो ये प्रेपोजिशन यहां से निकालनी होगी। तो बड़ा सिंपल सा एकदम लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। द न्यू लोगो लुक्स सिमिलर टू अ राइजिंग सन। नया लोगो जो है वो दिखाई देता है बिल्कुल वैसा ही जैसा एक उगता हुआ या चढ़ता हुआ सूरज। तो न्यू लोगो लुक सिमिलर टू, आप ये लुक सिमिलर और इस टू के साथ में इस पूरे को निकालें और फिर लिखें रिजेंबल्स। टू नहीं आएगा इसके बाद, रिजेंबल के बाद नहीं आता। चलो लास्ट सेंटेंस दे रहा हूं। द चाइल्ड स्माइल रिजेंबल्स टू प्योर जॉय। बच्चे की स्माइल जो है वो रिजेंबल करती है, दिखाई देती है प्योर जॉय के जैसी या नीरे आनंद के जैसी। मैं चाहता हूं इस सेंटेंस में आप रिजेंबल को सिमिलर से चेंज करके देखो और देखो क्या बदलाव इसमें करने होंगे। ठीक है, गलत है तो सही करना और सही करके सिमिलर से इसको बदलाव करना, चेंज करना। द चाइल्ड स्माइल रिजेंबल्स टू प्योर जॉय। बड़े आगे कह रहे जी, एट द हार्ट ऑफ दिस बैलेंसिंग एक्ट लाइज अ ट्रायंगुलर ड्रामा। कह रहे जी बिल्कुल हार्ट में या बिल्कुल बीचों बीच इस बैलेंसिंग एक्ट के या फिर संतुलन बनाए रखने वाली कार्रवाई के जो हम कर रहे हैं, कह रहे वहां लाई करता है या छुपा हुआ है या रखा हुआ है एक ऐसा ड्रामा जो ट्रायंगुलर है, जिसके 3 कोने हैं। समझ गए ना, लव ट्रायंगल नहीं होता जैसे, तो वैसे एक ड्रामा है जिसमें 3 कोनों में भारत फंसा हुआ है। और ड्रामा क्या है? एन इंक्रीजिंगली इराटिक यूएस, एन एवर असर्टिव चाइना एंड हिस्टोरिकली डिपेंडेबल रशिया। इस ट्रायंगुलर ड्रामा के पहले कोने पे है लगातार बढ़ते हुए तरीके से इंक्रीजिंगली बदलता हुआ अमेरिका। इराटिक आप समझते ही हैं, चेंजेबल हो, मर्क्यूरियल हो, वगेरियस हो, बार बार बदलता हो। तो एक कोने में है अमेरिका जो लगातार बदलता जा रहा है, दूसरे कोने में है चाइना जो असर्टिव होता जा रहा है या डोमिनेटिंग होता जा रहा है, एवर असर्टिव। बस जब देख लो चाइना के ना ऐसे एकदम ताव में रहता है, गुस्से में। और तीसरा कौन है? तीसरा है जी हमारा दोस्त रशिया, जो ऐतिहासिक तौर पे डिपेंडेबल रहा है, हमेशा भरोसेमंद दोस्त रहा है। तो ये ट्रायंगल में भारत फंसा है। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर, ड्रामा बनेगा सब्जेक्ट, नाउन और वर्ब बनेगी लाइज। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। पढ़ना है इसको, रीडिंग देनी है खुद से। करें द अजम्पशन दैट द यूएस इज इंडियाज मोस्ट क्रूशियल पार्टनर दिस सेंचुरी इज अंडर स्ट्रेस। कह रहे ये जो अजम्पशन है ना, ये जो हमने मान लिया, अजम्पशन यानी ख्याल, कि यूएस जो है वो भारत का सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे संजीदा पार्टनर है इस सेंचुरी का।
कह रहे ये अजम्पशन ही अंडर स्ट्रेस है, यही बहुत दबाव के तले है। और कैसे? ये है जी, स्पेशली विद डोनाल्ड ट्रम्प स्लैपिंग 25% के टैरिफ्स एंड थ्रेटनिंग वेग पेनल्टीज फॉर इंडियाज रशियन ऑयल परचेजेस। कह रहा ये है सारा काम खास करके इस घटना के साथ ही विद, और कौन सी घटना के? डोनाल्ड ट्रंप नाम के इस आदमी के स्लैप कर देने के साथ ही, या थप्पड़ की तरह लगा देने के साथ ही। स्लैप का मतलब क्या होता है? थप्पड़ मारना। और अगर आपने टैक्स लगाया तो आपने टैक्स का थप्पड़ मारा है। तो ये घटना हुई है स्ट्रेस में आने की हमारी, डोनाल्ड ट्रंप के थप्पड़ की तरह लगा देने के साथ ही 25% के टैरिफ भारत पे, जो 50 हो चुके हैं ऑलरेडी, और थ्रेटन करने के साथ ही, धमकी देने के साथ ही बहुत ही अनक्लियर सी वेग सी पेनल्टियां। और वो इसलिए क्योंकि हमने भारत का जो रशिया का ऑयल परचेज हुआ है, रशिया से हमने ऑयल खरीदा है। तो ऐसे देख के लगता है कि अब हमारा सबसे क्रूशियल पार्टनर जो है ना, ये अजम्पशन बड़ा खतरे में पड़ गया है, अमेरिका हमारा पार्टनर नहीं है। चलिए, अजम्पशन की वर्ब है इज, अजम्पशन इज अंडर स्ट्रेस। यूएस की वर्ब है इज, यूएस इज इंडियाज मोस्ट क्रूशियल पार्टनर। वेग पेनल्टीज यानी ऐसी पेनल्टी जो लगेंगी लेकिन पता नहीं है वो कैसी होंगी। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, साफ ना हो। जो चीज साफ नहीं होती, एकदम कोरे या धुंध जैसी होती है, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है नेबुलस। याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है नेबुलस। नेबुला यानी बादल, नेबुलस यानी बादलों के जैसा, जिसमें क्लैरिटी ना हो, है ना, धुंध हो, कोरा हो। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है जी, हिज ट्वीट्स हैव बीन डब्ड, हैव इवन डब्ड इंडिया एंड रशिया डेड इकोनॉमीज। कह रहे हैं उसकी जो ट्वीट्स है डोनाल्ड ट्रंप की, जो समझ गए ना, वो एक्स पे और ट्रूथ सोशल नाम के एक प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्वीट्स करते हैं। तो कह रहा है ट्विटर पे, एक्स पे और ट्रूथ पे जो उन्होंने ट्वीट्स डाली हैं, उन्होंने तो डब दे दिया है या नाम कर दिया है भारत की और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमीज। हमें बोला है कि मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं के देश हैं ये। चलिए, ट्वीट्स की वो है हैव इवन डब्ड, परफेक्ट टेंस है। कह रहा है सटल डिप्लोमेसी इट सीम्स इज डेड। कह रहा है नाजुक तरीके से जो डिप्लोमेसी होती थी, एकदम अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से जो कूटनीति होती थी, ऐसा लगता है वो मर चुकी है, डेड हो चुकी। पहले अगर आपको किसी को कुछ गलत बोलना होता था ना, तो आप डायरेक्टली नहीं बोलते हो, अब इनडायरेक्ट इशारा करते हो, है ना कुछ। अब ऐसा नहीं है, अब ये सटल डेमोक्रेसी का टाइम जो है, डिप्लोमेसी का टाइम डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ऐसा लगता है चला गया है। ये साफ साफ किसी भी कंट्री को डेड बोल देते हैं। चलिए, डिप्लोमेसी की वर्ब है इज, इट की वर्ब है सीम, सीम का मतलब है दिखाई देना। नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है मीन वाइल टॉक्स विद चाइना हैव रिज्यूम्ड। कह रहा है इसी सबके चलते, इसी सबके बीचों बीच, मीन वाइल बातचीत जो है चाइना के साथ वो भी शुरू हो गई है, हैव रिज्यूम्ड। और कैसे? कॉशियसली यानी बहुत सावधानी के साथ। कॉशन मतलब सावधानी, कॉशियसली यानी कॉशन के साथ, सावधानी के साथ। कह रहे द बॉर्डर रिमेन्स कंटेस्टेड एंड बेजिंग स्टिल बैक्स पाकिस्तान बट एटलीस्ट वी आर स्पीकिंग। कह रहे हैं हमारा बॉर्डर जो है, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो अभी भी कंटेस्टेड है, झगड़े का मुद्दा है। कंटेस्टेड वो चीज होती है जिसपे कोई कॉन्टेस्ट चल रहा हो या प्रतियोगिता चल रही हो, कोई होड़ चल रही हो। तो बॉर्डर पे अभी भी होड़ जारी है, हमारा और भारत चाइना का जो आपसी रिश्ता खराब है। और कह रहे हैं बेजिंग जो है, चाइना जो है, अभी भी सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। कह रहे लेकिन बट कम से कम हम बातचीत कर रहे हैं, एटलीस्ट वी आर स्पीकिंग। तो ये एक अच्छी बात है ना, दोनों कंट्रीज के बीच में भरोसे की कमी है लेकिन फिर भी बातचीत शुरू हो गई है। चलिए, टॉक्स की वर्ब है हैव रिज्यूम्ड, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है हैव V3। टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट और वर्ब, चार चीजें आपको देखनी होती है। सबसे पहला काम यही करना है। गाड़ी चलाते हो तो चार चीजें क्या देखते हो भाई? इसका स्टेयरिंग कहाँ पे है, हैंडल कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ पे है, क्लच कहाँ पे है ना, एक्सेलेटर कहाँ है। इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये चार चीजें अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो चार चीजें आपको पकड़नी होंगी। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, टेंस क्या है, और एक्टिव है या पैसिव है। बॉर्डर की वर्ब है रिमेन्स, बॉर्डर बना हुआ है। कंटेस्टेड यानी जिसपे झगड़ा हो, कॉन्टेस्ट चल रहा हो। बेजिंग की वर्ब है स्पीक्स, बैक्स, बेजिंग बैक करता है यानी सपोर्ट करता है। वी की वर्ब है आर स्पीकिंग। चलिए बढ़े आगे, एक कॉन्सेप्ट करवाता हूँ ग्रामर का, मेरे को पता आपको आता होगा, ये रिवीजन हो जाएगा। चलो देखो, इंग्लिश में जब भी आप यूज करते हो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को, उसके पहले द का इस्तेमाल करते हो। जैसे द क्लोजेस्ट पार्टनर, सबसे नजदीकी पार्टनर, और किसका? भारत का। द क्लोजेस्ट पार्टनर ऑफ इंडिया, द का इस्तेमाल होगा क्लोजेस्ट से पहले। सही है ना ये? लेकिन ध्यान रखना,
कभी कभी आप पजेसिव को पहले ले आओगे और फिर अपने एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे, जैसे कि यही वाला फ्रेज, इंडियाज द क्लोजेस्ट पार्टनर। इस केस में क्या किया, ऑफ इंडिया ना लिख के आपने लिख दिया इंडियाज, इंडिया को शुरू में ले आए, और क्लोजेस्ट पार्टनर के आगे आपने द लगा दिया जैसा कि पहले लगाया था। लेकिन ध्यान क्या रखना है, पजेसिव के बाद में अंग्रेजी में द नहीं आता। ये जो पजेसिव है ना, माई, योर, इंडियाज, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, इसका, ये सब पजेसिव है, ये सब डिटर्मिनर होते हैं अंग्रेजी में। और ये जो द है ये आर्टिकल भी डिटर्मिनर होता है। तो अंग्रेजी में दो डिटर्मिनर एक साथ नहीं आते। अगर इंडियाज लिख दिया है, माई, योर, आवर लिख दिया है, तो उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री का द लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मोस्ट एडवांस लैपटॉप इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का, इस पूरे भारत जो वर्ल्ड का सबसे एडवांस लैपटॉप है, सबसे मॉडर्न लैपटॉप है। मैं चाहता हूं इस सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म करें और वर्ड को पॉजेसिव में चेंज करें। ठीक है, तरीका आपने सीख लिया है। द वर्ड को द वर्ड्स लिखना है, पॉजेसिव में चेंज करना है, और फिर देखो द की पोजीशन आप कैसे रखोगे द मोस्ट एडवांस में। कमेंट्स में डालना, जरूर से आपको फीडबैक देंगे। बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो चलो रीडिंग देते रहना, साथ में शुरू कर लेते हैं। कह रहा है जी, येट इन दिल्ली स्ट्रेटेजिक सर्कल्स टॉकिंग टू चाइना इज स्टिल सीन एज अ साइन ऑफ वीकनेस। कह रहा है फिर भी दिल्ली के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स की अगर बात करें, सर्कल मतलब ग्रुप, स्ट्रेटेजिक यानी जो रणनीति बनाता हो, तो दिल्ली में जो लोग बड़े नेता बाबू बैठे हैं, समझदार लोग जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं भारत की, कह रहा है उनके हिसाब से चाइना से बात करना अभी भी देखा जाता है एक साइन के तौर पे या निशान के तौर पे कमजोरी का, वीकनेस का। और वो कैसे, एज इफ द डायलॉग इटसेल्फ वर एन एडमिशन ऑफ डिफीट। जैसे कि एज इफ जो डायलॉग था वो खुद ही हो एक एडमिशन या एक सहमति डिफीट का या हार का। भाई चाइना ने हम पे हमला किया बॉर्डर पे, हमने जवाब दिया, बहुत सारी जमीन चाइना हमसे ले गया, फिर हम भी ऊपर चढ़ गए, चाइना की कुछ जमीन हमने कब्जा ली। आज की डेट में बॉर्डर का मामला अभी भी उलझा हुआ है, गलवान वाला, लेकिन हम बात कर रहे हैं फिर भी चाइना से। तो देख के लगता है कि हम कोई कमजोर देश है, हम पे कोई हमला करता है, फिर हम ठीक है ना 2-3 साल बाद उससे बात करते हैं। तो ऐसा दिल्ली में कुछ बैठे हुए बड़े लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बात करना दुनिया में कमजोरी का प्रतीक जैसा दिखाई देता है, और वो ऐसे जैसे कि बातचीत करना ही हार मान लेने जैसा हो, एज इफ डायलॉग इटसेल्फ वर एन डिविजन ऑफ डिफीट। चलिए, टॉकिंग टू चाइना की वर्ब है इज, टॉकिंग जीरेंट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो है सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहा है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है, वर्ब है इसकी इज सीन, पैसिव वॉइस में। डायलॉग यानी बातचीत, वर्ब है इसकी वर्ड। डायलॉग की वर्ब वर क्यों है, ये क्वेश्चन आप अभी अपने आप से पूछो, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिटेल में करवाता हूं। डायलॉग सिंगुलर है, वर्ब फिर भी प्लूरल है, तो ऐसा क्यों हुआ ये आपको भी डिटेल में करवाएंगे। कह रहा है जी, दिस नीड्स टू चेंज, ये चीज बदलने की जरूरत है। इंडिया सिक्योरिटी कैलकुलस with limited economic and military bandwidth demands open channels with Beijing without mistaking that for submission। कह रहा है ये बदलना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी की कैलकुलस है, हमारे देश की हिफाजत के लिए जो कैलकुलेशन हम करके बैठे हैं, जिसमें हमारे पास इकोनॉमिक और मिलिट्री बैंडविथ लिमिटेड है। बैंडविथ का मतलब होता है गुंजाइश, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, मिलिट्री यानी सैन्य। तो हमारे पास अनलिमिटेड ना पैसा है अमेरिका जैसा, ना हथियार है चाइना जैसे, हमारे पास लिमिटेड है सब कुछ। कह रहा भारत की सुरक्षा की सारी कैलकुलेशन गणित जो है ना, उसको जरूरत है या वो डिमांड करती है ओपन चैनल को या खुली बातचीत को चाइना के साथ, बीजिंग के साथ, बिना इस चीज को मिस्टेक किए या इस चीज का एक गलत फहमी दिए कि ये सबमिशन है या सरेंडर है। मिस्टेक समथिंग फॉर समथिंग है ना, इस बातचीत को आप मिस्टेक मत कर लेना, गलत फहमी मत पाल लेना कि हमने सरेंडर कर दिया है। तो ऐसा ओपन चैनल हमारा चाइना के साथ होना जरूरी है। चलिए, सिक्योरिटी कैलकुलस, सुरक्षा को लेकर के कैलकुलेशन, वर्ब है इसकी डिमांड्स। हमारे पास मिलिट्री बैंडविड्थ लिमिटेड है, बेलमिट का मतलब होता है गुंजाइश। भाई लिमिटेड ही है ना, भाई चाइना से, रशिया से कुछ और आ रहा है, फिर फ्रांस से कुछ हवाई जहाज मंगवा रहे हो, इसराइल से तोप के गोले मंगवा रहे हो, सब कुछ बाहर से मंगवाते हैं, हमारे पास ज़्यादा कुछ अंदर देश में बनाने का कुछ गुंजाइश नहीं है। और आर्थिक तौर पे भी हम बहुत बड़ी महाशक्ति नहीं है चाइना जैसी या यूएस जैसी। कह रहा जी, ट्रम्प्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी ओनली कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स। ट्रम्प की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है या उसके
चेंज होने की जो क्वालिटी है वो सिर्फ कॉम्प्लिकेट करती है, जटिल बनाती है इन सारे मामलों को। वन डे ही इज कंडेमनिंग चाइना या बीजिंग, द नेक्स्ट कोटिंग अ ट्रेड डील। एक दिन वन डे वो कंडेम कर रहे होते हैं या क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बीजिंग को, और अगले दिन क्या कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं, कोट कर रहे होते हैं, रिझा रहे होते हैं एक ट्रेड डील के लिए चाइना को। तो कोट करना वही होता है किसी को रिझाना। तो क्या कभी तो ट्रंप चाइना को मतलब कंडेम कर देते हैं और अगले दिन जो है रिझाने की कोशिश करते हैं कि आओ हमसे ट्रेड डील कर लो। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को देख लो, ये क्या है जी, एज इफ के बाद में वर्ब की है ना, क्यों लगाया गया वर्ब को पास्ट में। देखो एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। जब आप हिंदी में बोलते हो ना जैसे कि ऐसा हो, तो इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग कोई ऐसी चीज है जो है ही नहीं। जैसे मैं आपको यूं बोल दूं, यार आप मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे कि मैं आपका टीचर नहीं हूं, आप मेरे टीचर हो। तो ये एक अनरियल सी बात है ना। भाई मैं किसी 20 साल के बच्चे से बात कर रहा हूं, मैं 35 का हूं, और मैं उसको ये बोल रहा हूं आप मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे आप मेरे टीचर। तो ये हो नहीं सकता ना, उसकी उम्र तो 20 साल है। तो जो चीज अनरियल होती है, पहली बात तो वो बताते हैं हम एज इफ से, और वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगा के बताई जाती है। और अगर कोई बात रियल हो और आपको लग रहा है कि जैसे कि ऐसा हो, बारिश, सड़क तो ऐसे गीली है जैसे अभी भी बारिश हुई हो, तो बारिश हुई हो सकती है, अनरियल तो नहीं है इसमें। तो उस केस में आप हैव V3 या हैज V3 या हैड V3 का इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेंस। बड़ा आसान है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं ना। सेंटेंस देखो, ही लुक्स टायर्ड एज इफ ही रन अ मैराथन। वो टायर्ड दिखाई देता है या थका हुआ दिखाई देता है जैसे कि वो अभी एक मैराथन दौड़ा हो। एक बात बताओ, क्या उसके मैराथन दौड़ने की कोई संभावना नहीं है? हो सकता है दौड़ा हो सकता है सुबह दौड़ के आया हो, अभी आपसे मिला हो। तो ये एक रियल संभावना है, अनरियल नहीं है कुछ भी। तो एज इफ के बाद में अब आपको रियल संभावना के लिए परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। अब परफेक्ट पास्ट का लगेगा या प्रेजेंट का लगेगा? शुरू वाला टेंस देख लो, ही लुक्स टायर्ड, यहां पे प्रेजेंट टेंस लगाए तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, एज इफ ही हैज रन अ मैराथन। क्लियर है मामला इतना? चलो अब यहां देखो, शी स्पोक एज इफ शी नो मी फॉर ईयर्स। वो बोली, उसने बात की मुझसे, शी स्पोक, जैसे कि वो मुझे कई सालों से जानती हो। क्या वो महिला मुझे कई सालों से नहीं जान सकती? क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो हो नहीं सकती? भाई इंसान दूसरे इंसान को कई सालों से जान ही सकता है ना, इसमें क्या बड़ी बात है? यानी एक रियल पॉसिबिलिटी है। अब मुझे यहाँ पे परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। अब लगेगा कौन सा? बाहर वाला टेंस देख लो, पास्ट लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट लगाओ। शी स्पोक एज इफ शी हैड नॉन मी फॉर ईयर्स। तो ये तो था रियल संभावना। अब देखो अनरियल, ही टॉक्स एज इफ ही नो एवरीथिंग। वो बात करता है जैसे कि वो सब जानता हो। क्या कोई आदमी सब जान सकता है? सब जान सकता है? नहीं जान सकता ना, अनरियल सा लग रहा है। समझ पा रहे हो? ये जब वो ऐसे बात करता है जैसे कि इस जगह का राजा हो, तुम ऐसे बात करते हो जैसे कि, समझ पा रहे हो, जो चीज हो ही नहीं सकती। मेरे से छोटा आदमी मेरा टीचर नहीं हो सकता जो मुझसे 15 साल छोटा हो। तो ऐसी कंडीशंस में आपको अपनी जजमेंट लगानी होगी और आपको अनरियल मान के वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। तो ही टॉक्स एज इफ ही न्यू, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ये पास्ट की बात नहीं करता, V2 लगा करके फ्यूचर की अनरियल बातों को बताता है। वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो सब कुछ जानता हो। समझ गए? तो ये V2 है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, अनरियल कंडीशंस को बताने वाला। ये V2 सेकंड कंडीशनल में भी लगता है। जिन बच्चों के कंडीशनल क्लियर है उनको याद होगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पंछी हूं तो मैं उड़ जाऊं। तो जिनके बेसिक्स हैं उनके क्लियर, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इसको, है ना। चलो अब सेकंड कंडीशनल की एक खास बात है, इसमें कभी भी वॉज का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें लगता है वर। समझ पा रहे हो? तो यहां तो न्यू लगा दिया आपने, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, लेकिन जब वॉज की जरूरत हो तो डायलॉग की जगह आपने वॉज ना लगा के वर का इस्तेमाल किया, है ना। बातचीत ऐसे जैसे बात लगता है ऐसे जैसे कि बातचीत करना ही हार मान लेना है। बातचीत करना हार मान लेना तो बहुत अनरियल बात है, बातचीत से हार कैसे हो जाएगी? तो यहाँ पे वर का इस्तेमाल डायलॉग के साथ में किया गया। थोड़ा डिटेल में करवा दिया कॉन्सेप्ट, लेकिन इतना जरूरी भी था, है ना। जिन बच्चों ने सीख लिया अच्छे से, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको खुद से ट्राई दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दे बिहेव्ड एज इफ दे नेवर मीट बिफोर। उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे वो पहले कभी नहीं मिले।
देख लो अनरियल है या रियल है, बाहर का टेंस भी देख लेना और उसके हिसाब से अंदर के टेंस को बनाना है। मीट, मैट, मैच, V1 V2 V3 आपके सामने है। डालना कमेंट्स में, गलती होगी तो कोई बात नहीं, सही कर देंगे, लेकिन सीखोगे आप। चलो जी लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट है, फटाफट देख लो इसको। कह रहा है इंडिया होपिंग टू पिगी बैक ऑन यूएस चाइना हॉस्टिलिटी फाइंड्स इटसेल्फ वाचिंग एन अनस्टेबल डांस। कह रहा अगर भारत की बात करें ना, वो भारत जो होप करता हुआ है पिगी बैक करने को या फिर फायदा उठाने को यूएस चाइना की दुश्मनी का, हॉस्टिलिटी का, इनके कड़वाहट का। कह रहा है ऐसा भारत जो अमेरिका और चाइना की कड़वाहट का फायदा उठाना चाहता है, होप करता है कि उठाए, वो फाइंड करता है या पाता है खुद को, इटसेल्फ को वॉच करता हुआ एक ऐसा डांस, एक ऐसा नृत्य जो बड़ा अनस्टेबल सा है। चलिए इंडिया की वर्ब है फाइंड्स। पिगी बैक करना, कैपिटलाइज ऑन करना, लेवरेज करना, किसी चीज की पीठ पे, कमर पे सवार होके फायदा उठाना। हॉस्टिलिटी, रैंकोर, एनिमोसिटी, याद है ना, कड़वाहट। कह रहा है वर्स ट्रम्प इज लेस इंटरेस्टेड इन द इंडो पैसिफिक अलायंस देन इन डेयरी एक्सपोर्ट्स एंड मार्केट एक्सेस। कह रहा और बुरी बात यह है कि जो ट्रम्प साहब है वो कम इंटरेस्टेड हैं इंडो पैसिफिक अलायंस में। इंडो पैसिफिक आप समझते हैं, चाइना के खिलाफ इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन की जो कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर खड़ी हुई हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस। कह रहा है जी बुरी बात तो ये है, इससे भी ज्यादा वर्स, कि ट्रम्प जो है क्वाड जैसे ग्रुप्स में या इंडो पैसिफिक अलायंस में कम इंटरेस्टेड है। और किसके बजाय वो कितना एक्सपोर्ट डेयरी का कर सके भारत को और मार्केट एक्सेस भारत से ले सके। वो चाहते हैं कि भारत में अमेरिका का पनीर बिके, वहां की सब्जियां बिके, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट है उनका। कह रहा है जी रशिया मीन वाइल ऑफर्स चीप ऑयल एंड डिफेंस इक्विपमेंट। कह रहा और इसी बीच रशिया जो है ऑफर करता है हमें सस्ते में तेल और डिफेंस के इक्विपमेंट, जो फौजी, जो सैन्य जो है सप्लाईज। कह रहा है जी बट कंटिन्यूइंग ट्रेड रिस्क यूएस आयर। लेकिन कंटिन्यू करना या जारी रखना ट्रेड रशिया के साथ में वो रिस्क करता है या जोखिम को बना देता है अमेरिका की आयर का या चिड़ का। ठीक है, तो रशिया अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा हमें खतरा होता है यूएस की तरफ से। रशिया की वर्ब है ऑफर्स, कंटिन्यूइंग जीरेंट की वर्ब है रिस्क। कंटिन्यू करना और ट्रेड को कंटिन्यू करना वो रिस्क करेगा अमेरिका की आयर को। आयर मैंने आपको बता दिया, चिड़िया गुस्सा। कह रहा है जी कटिंग टाइज विद मॉस्को हाउएवर कुड पुश रशिया फर्दर इनटू चाइनाज एम्ब्रेस। कह रहा है लेकिन रिश्ता भी नहीं तोड़ पाएंगे अगर कट कर दिया रिश्ते को मॉस्को के साथ में, हालांकि तो ये पुश कर पाएगा ये चीज रशिया को और ज्यादा चाइना के आलिंगन में, एम्ब्रेस में या उसके कब्जे में। एम्ब्रेस क्या होता है, किसी को हक करना, है ना, किसी को आलिंगन में लेना। तो रशिया से बातचीत की, ट्रेड किया तो अमेरिका नाराज, रशिया से रिश्ता तोड़ा तो चाइना जो है, रशिया चाइना और ज्यादा नजदीक आएंगे। चलिए कटिंग की वर्ब है कुड पुश। कॉन्सेप्ट देख लेना, ये वर्ड इक्विपमेंट आपको पता होगा, ये वर्ड बड़ा खास है अंग्रेजी में। इक्विपमेंट एक ऐसा वर्ड है इंक्लूडिंग ऑल दीज वर्ड्स जिनकी कोई सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं है। ये सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल होते हैं, इनको ना सिंगुलर ना प्लूरल में लिखा जा सकता है। ब्रेड, पेपर, एडवाइस, रिसर्च, लेजिस्लेशन, फर्नीचर, मशीनरी और इक्विपमेंट। तो इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जैसे 3 न्यू रिसर्चेस हैव शोन दैट लेटेस्ट इक्विपमेंट्स इनहांस प्रोडक्टिविटी। 3 नए रिसर्चेज ने हमें ये दिखाया है कि जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो इनहांस कर सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को। तो रिसर्चेज यहाँ पे आपने इस वर्ड का प्लूरल बना रखा है, और फिर इक्विपमेंट्स यहाँ भी आपने इसका प्लूरल बना रखा है। तो पहला काम क्या करना है, प्लूरल ये वर्ड नहीं होते तो इनका एस निकाल दो, सेंटेंस सही हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है, एस निकालने से, ये ई एस निकाल दो और इसका एस निकाल दो। एस निकाल देने से पूरी समस्या सॉल्व नहीं हुई। इक्विपमेंट तो ठीक है, लेटेस्ट इक्विपमेंट हो गया, लेकिन रिसर्च क्या, 3 लगा हुआ है, 3 के साथ में सिंगुलर रिसर्च या अनकाउंटेबल रिसर्च नहीं लगा सकते। तो बीच में एक चीज आपको ऐड करनी होगी जब 1 2 3 लगाओ, वो चीज होती है पीसीज ऑफ। ठीक है, 3 न्यू पीसीज ऑफ या 3 पीसीज ऑफ न्यू रिसर्च बिना ईएस के हैव शोन। तो ये पीसीज ऑफ बीच में आ जाएगा तो आप 3 को सेटिस्फाई कर पाओगे। लेटेस्ट इक्विपमेंट और यहाँ पे वर्ब इसकी सिंगुलर कर देना, इनहैंसेस प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इस पे मिलेंगे। चलो लास्ट पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए आज मैंने, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आप ठीक से देख पाए।
कह रहा है देयर इज नो क्लियर विन हियर, ओनली अ सीरीज ऑफ ट्रेड ऑफ्स। कह रहा है कोई साफ जीत नहीं है यहाँ पे, ना इंडिया की, ना रशिया की, ना यूएस की। सिर्फ एक सीरीज है, श्रृंखला है ट्रेड ऑफ्स की, म्यूचुअल एक्सचेंज की, क्विड प्रो क्यो की। कह रहा जी परहैप्स इट इज टाइम टू एम्ब्रेस फेज्ड ओपननेस, स्मार्टर एनर्जी डिप्लोमेसी एंड फाइनली इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक इनोवेशन। कह रहा जी शायद वक्त आ गया है, इट इज टाइम कि हम भी इम्ब्रेस करें, गले लगाएं ऐसी ओपननेस को जो फेज्ड मैनर में हो, है ना। हम दुनिया से साफ तरीके से बात करें, भाई तू क्या चाहता है, हम ये चाहते हैं, और फेज तरीके से हो, अचानक से ना हो रातों रात। तो शायद वक्त आ गया बातचीत साफ से करने का। और एनर्जी डिप्लोमेसी हमारी स्मार्टर हो। एनर्जी डिप्लोमेसी का मतलब है तेल को लेकर के जो राजनीति है दुनिया में जो होती है, एनर्जी है ना तेल, तो उसके लिए हमें स्मार्ट तरीके से राजनीति करनी होगी। और कुल मिलाकर के फाइनली इन्वेस्ट करना होगा, पैसा लगाना होगा देश में ही इनोवेशन के अंदर, ताकि तेल कम से कम लेना पड़े। चलिए इट की वर्ब इज इट इज टाइम, यानी वक्त आ गया। करेक्ट, बिकॉज एवरी वन एल्स इज सेल्फ रिलायंट एंड मूडी, इंडियाज बेस्ट लॉन्ग टर्म अलाई माइट जस्ट बी इटसेल्फ। करेक्ट, क्योंकि जब हर एक दूसरा आदमी एवरी वन एल्स वो सेल्फ रिलायंट है, अपने आप पे निर्भर करने वाला है, और मूडी है, बार बार बदलता है, कभी चाइना कभी अमेरिका, ये सेल्फ रिलायंट कंट्री है, खूब पैसा इनके पास। करेक्ट, क्योंकि जब हमारे सब जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो मूडी और सेल्फ रिलायंट है, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म अलाई होगा ना, लंबी दौड़ में लंबे वक्त में जो हमारा दोस्त होगा, वो हो सकता है हम खुद ही हो, कोई और ना हो। और वो कौन होगा दोस्त? वो एक ऐसा भारत होगा आर्म्ड विद डायलॉग, डेटरेंस एंड अ डैश ऑफ प्रैग्मेटिज्म। जो आर्म्ड विद होगा, जो हथियार बंद होगा तीन चीजों के साथ। एक तो उसमें डायलॉग करने की क्षमता होगी, बातचीत कर पाएगा खुले से। दूसरा उसमें डेटरेंस होगा, मजबूती होगी। डेटरेंस क्या होता है? आप इतने मजबूत है कि सामने वाला हमला ना करे। और उसमें एक थोड़ा सा डैश होगा, एक छोंक होगा व्यवहारिकता का भी, प्रैग्मेटिज्म का भी। समझ गए? डैश का मतलब होता है हिंट या स्मॉल और ट्रेस अमाउंट ऑफ समथिंग, छोंक बोलते हैं। तो ये भारत हमें बनाना है, हम ही अपने अच्छे दोस्त बने, सबसे ज्यादा मजबूत हों, बातचीत करना जानते हो, व्यवहारिक हों, और इतने मजबूत जरूर हों कि कोई हम पे ऐसे टैरिफ कभी, है ना, पेनल्टियां लगाने से पहले सोचे। चलिए सेंटेंस आर्टिकल सब पूरा हो गया। प्रैग्मेटिज्म का मतलब व्यवहारिकता, ये वर्ड आप देख चुके हैं। जल्दी से आ जाओ इस आर्टिकल के क्विज पे। कैसा लगा आज का आर्टिकल जरूर से बताना, ढूंढ के लाता हूँ स्पेशली टाइम्स ऑफ इंडिया से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आज के। कह रहा जी तो रेफरेंस दिया गया इस आर्टिकल में ट्रंप की ट्वीट का, जिसने भारत और रशिया को डेड इकोनॉमी बताया था। कह रहा है ये रेफरेंस, ये जिक्रा, ये मेंशन इस आर्टिकल में क्यों किया गया है? भी ट्रंप ने हमें ऐसा बोला, इस आर्टिकल में बताने का क्या मकसद था? यही मकसद था कि वही जो है यूएस, जो हमारा बहुत अच्छा अलाय हुआ करता था आज से 1 साल पहले तक, अब वो बदल रहा है। ये दिखाने के लिए किया गया था, ये बात को लिखा गया था, ये इलिस्ट्रेट करने के लिए कि कितना बदलाव वाला और अनडिप्लोमेटिक नेचर है अमेरिका की लीडरशिप का ट्रंप के अंडर में। ठीक है ना, तो ये बताने का रीजन था इसमें। फर्स्ट का आंसर है बी। कह रहा है जी सेकंड में जो कंक्लूजन निकाला है ऑथर में कि इंडिया का बेस्ट लॉन्ग टर्म अलाई जो इंडिया खुद ही होगा। कह रहा है वो इस बात के पीछे क्या सोच के लिखता है ये बात? हम ही अपने अच्छे दोस्त बनेंगे खुद के सबसे ज्यादा, इस बात के लिए क्या अजम्पशन उसने मन में मान रखी है? हम सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे, यानी कोई भी हम दोस्त बनाएंगे वो कभी ना कभी धोखा देगा, चाहे वो यूएस, रशिया या चाइना हो। इस बात का अजम्पशन ये है कि जो भी मेजर पावर होती है वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखती है सबसे पहले, इंडिया के बाद अलायंस, इंडिया के साथ अलायंस वो बाद में रखती है। तो हमें कुछ ऐसा दोस्त चाहिए जिसका सेल्फ इंटरेस्ट हम ही खुद हो, यानी हम ही खुद के दोस्त बने, है ना, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। सेकंड का आंसर है। चलो अब बड़े सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं। थ्रेड द नीडल, सुई में धागा डालना, क्विड प्रो क्यो। नेबुलस का एंटोनिम पूछा है उल्टा, और फ्रेजल वर्ब पूछिए कैपिटलाइज ऑन। एज इफ वाला लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा एरर का। दूसरा आपको मिलेगा रिजेंबल वर्ड की वजह से, और तीसरा लेजिस्लेशन नाम के वर्ड के आसपास। 3 एरर्स है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं वोकैब के, और ये 3 क्वेश्चंस है ग्रामर के। तो फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं इस वीडियो के नीचे। आउट ऑफ 9 की तरह मार्क्स मिले, जरूर से शेयर करना। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन